जी, चले। सुबह में हम लोगों ने अलग अलग शेप पे फोर्स लगा करके और उसका एक्सेलरेशन देखा था। देखें एक क्वेश्चन और, अगर मैं ये दिया होता कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया एफ, सॉलिड स्फीयर है, देखिएगा ये शेप, मास एम रेडियस आर, यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, रफ सरफेस है ये। अब आपसे वही पूछा गया, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। जी बेटा, चलिए ट्राई करें। सुबह में कराया था मैंने इस पे क्वेश्चन। अब जी, 10F/7। अच्छा, चलिए देखिएगा, और भी बाकी लोग भी देख लें बेटा। चलिए देखें, 10F/7 आया इनका भी। चलो देख लो बेटा इधर। अगर मैं बात करूं इस पे फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा Fr, एंड आगे लगा आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे F-Fr इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड, टॉर्क, ये तो आपका डायनेमिक का इक्वेशन रहा। सेकंड वाला इक्वेशन होगी नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो नेट टॉर्क की बात करें तो वो आएगा F प्लस एफ आर, दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आएगा, इंटू आर इज इक्वल टू आई है 2/5 mr² इंटू अल्फा। ये और ये कैंसिल आउट, यानी F प्लस एफ आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर अल्फा, को हम लिख सकते हैं ए, यहां मैं लिख देता हूं आर अल्फा, ठीक है। अब ये रही आपकी इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करें अगर, तो आप लिखोगे F-Fr इज इक्वल टू m इंटू ए, एंड F प्लस एफ आर इज इक्वल टू 2/5 एम ए। ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जब एफ आर कैंसिल आउट हो गया, यहां से आया 2F इज इक्वल टू
7/5 MA, देन A इज इक्वल टू आएगा 10/7 F/M। अच्छा, अब अपना ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, देन एफ आर की वैल्यू आएगी F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, देन एफ आर की वैल्यू है F माइनस एम ए की वैल्यू अब रखेंगे तो F माइनस एम इंटू 10/7 F/M। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट, यानी 3F/7। निगेटिव डायरेक्शन में आने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ठीक है बेटा सर। जी, चलें आप ट्राई ये कॉपी करें। आया बेटा? यस सर। चलिएगा देखें, एक क्वेश्चन मैं इसी पे आपको एससीबी का क्वेश्चन है, मैं शेयर कर रहा हूं आपको चैट बॉक्स में, आप ट्राई कीजिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 84। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपके मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चन है इस पे। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िएगा। चैट बॉक्स में दिखा क्वेश्चन नंबर 84? यस सर। जी, ये हमारा एफ आर आया। अगर हम इसी में म्यू की वैल्यू लिखे होते, तो सुबह में मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखोगे मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, है ना बेटा? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड कितना है 3F/7। ये कंडीशन आएगी म्यू की। अब इसी में आप ये वैल्यू पुट करके आंसर बोल सकते हैं। इसमें डेटा पुट करें बेटा, जो मैंने अभी फाइनल आपको दिखाया, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर यही है। इसी में डेटा आप पुट करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10/3। 10/3 इसका आंसर दिया हुआ है।
3.33 न्यूटन। यही है सर। जी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है इस पे? राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में? राइट। राइट डायरेक्शन में। चलिएगा देखते हैं अब आगे। देखना बेटा थोड़ा। हाँ जी, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी दिखाया आपको 84 नंबर क्वेश्चन में? एफ की वैल्यू आई है 10/3 न्यूटन। यार कुछ तो बोलो, बाकी लोग भी ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे समझ आएगा कि आ रहा है भी या नहीं आ रहा है? बेटा ये बोलोगे कोई? यस सर। आया ये? यस सर। यस सर। चलिए अगला सुनिए अब। अच्छा थोड़ा सा यहां ध्यान दे। हमने 3 शेप लेकर के पढ़ाया अभी आपको। आपने ऐसा देखा कि किसी शेप में फ्रिक्शन पीछे आ रहा था, किसी में आगे आया, किसी में आया भी नहीं। तो ये जो फ्रिक्शन आया है, इस फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे ये रोलिंग फ्रिक्शन होती है। अब रोलिंग फ्रिक्शन भी 2 टाइप की होगी, एक तो काइनेटिक और एक स्टैटिक्स। अच्छा ये बताना बेटा, जो फ्रिक्शन आया था इसमें प्योर रोलिंग के केस में, 1-2 पॉइंट आई जैसे यहां भी आया, ये कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है? काइनेटिक। काइनेटिक नहीं है बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों? जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो पॉइंट रेस्ट में होता है। आया ये? जो पॉइंट रोलिंग के टाइम पे जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो रेस्ट में ही होता है, तो हम ये बोलेंगे ये जो फ्रिक्शन आता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है बेटा? तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, स्लिपिंग की कंडीशन होगी तभी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगी, यानी प्योर रोलिंग का केस में। आया समझ या नहीं? यस सर। तो ऐसे पॉइंट बना करके लिखें, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन में, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग static friction is apply on object because contact point is always in rest. अच्छा सुनिए, और अगला पॉइंट इधर सुने अभी। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने बोला ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अब ये ऑब्जेक्ट इधर रोल कर रहा, v वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट हो रहा। सुनिएगा, क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे आएगी, आगे आएगी, या कहीं भी हो सकती है? तो आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में भी बैक डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन या जीरो भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ये जो फ्रिक्शन होती है वो जब ये अगर प्योर रोलिंग का केस है तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अच्छा तो अगर मैं ये बोलूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन,
क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है? बोलो बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? कुछ आएगा भी या नहीं आता है? तो आप बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट जो कांटेक्ट में होता है, जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगा रहता है, वो पॉइंट रेस्ट में होती है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वर्क डन बाय इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या होगा? 0, पॉजिटिव या नेगेटिव? 0। तो बेटा प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी होगी? तो वो स्टैटिक्स होगी, और उसके लिए वर्क हमेशा 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये 0 होगी। ठीक है बेटा सर। जी, ये पॉइंट आप लिख लें। ठीक है, लिख लिया ये? यस सर। चलो अगला पॉइंट सुने आप। अब हम लोगों ने ये एक्सीलरेशन निकालना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सीखा, थोड़ा ध्यान देंगे अब आगे। मैं थोड़ा याद दिलाता हूं आपको, अभी ये बनाना नहीं है। मैंने बोला ये जब हम लोग फ्रिक्शन कर रहे थे या उससे पहले एनएलएम कर रहे थे, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मास m का इंक्लाइंड प्लेन पे, और इंक्लाइनेशन एंगल दिया है थीटा। आपसे पूछा जाए कि इस पे इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, बताएं? तो ये होता था mg sin थीटा। अच्छा, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? mg cos थीटा। अच्छा, इधर नॉर्मल फोर्स, और अगर बाय चांस अगर रफ सरफेस हो तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है। ये हम लोगों ने एनएलएम में देखा है ये सब चीजें, बट अब यही काम हमें करने हैं आज रोलिंग के टाइम पे। चलिएगा सुनिएगा, अब लिखो मोशन ऑन डिस्क, या ये लिखो मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन के बगल में रोलिंग लिख लीजिएगा, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखें, ये एक इंक्लाइनेशन है, इसका दिया एक प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल गिवन है थीटा डिग्री। सुनते रहना, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का हो सकता है। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन इस पे। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ये इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं दे दिया I इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर। जनरल एक वैल्यू पढ़ रहा हूं, के एम आर स्क्वायर। ये रफ सरफेस है, और ये ऑब्जेक्ट यहां रोल कर रहा है। तो यही पूछा गया है, एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। बनाइए ये डायग्राम, क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे आप डायग्राम बनाएं। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया I इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर।
मीर रियायत, यस सर। बेटा आप सुबह नहीं रहते हैं? सर आज नहीं था सर, तो मैं 15 मिनट लेट उठा था। चलिए देखिएगा, अगर हमने इसका मोशन पढ़ा है तो आप जानते हो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इस पे जो ऑब्जेक्ट के सेंटर पे जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ एक फोर्स आएगी जिसको हम लिखेंगे mg sin थीटा। देखते रहना थोड़ा। एंड इधर का एक फोर्स आएगा जिसको हम लिखेंगे mg cos थीटा। और ये नॉर्मल रिएक्शन होगी और इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, ये टोटल 4 फोर्स लग रहे हैं इस पे, जिसमें से ड्राइविंग फोर्स कौन है, इसको एक्सीलरेशन देने वाला फोर्स कौन है? mg sin तो mg आप sin। बोलिए sin थीटा माइनस एफ आर है बेटा, नेट फोर्स है ना ये इस डायरेक्शन में। यस सर। तो हम जो पहली इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बनेगी आपकी mg sin थीटा माइनस एफ आर इज इक्वल टू m इंटू ए। अभी कोई लिखेगा नहीं, बस देखते रहें आप। अच्छा, और दूसरा अगर नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो वो mg cos थीटा बैलेंस करेगा। सेकंड टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। तो टॉर्क अबाउट फॉर रोलिंग, आप टॉर्क भी लिखोगे, टॉर्क अबाउट सेंटर। तो उस समय कौन से फोर्स, इन चारों में से कौन से फोर्स टॉर्क देंगे सेंटर के अबाउट? friction तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही टॉर्क देगा। ठीक है बेटा, ये फ्रिक्शन फोर्स ही टॉर्क देगा। यस सर। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अच्छा ये बताओ आप कि अगर हम यहां से इस डिस्क को या जो भी शेप है उसको हम रिलीज करते तो इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन आती उसकी डायरेक्शन किधर होती? एंगुलर एक्सेलरेशन जो आती उसकी डायरेक्शन किधर होती, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? बेटा ये बताओ, ये आगे तो आ रहा है, रोटेट तो ऐसे होगा ना, ये टॉर्क की यही Yes, sir. फोर्स दे रहा है ना टॉर्क। तो फ्रिक्शन की वजह से जो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ? yes sir बाकी फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है जो टॉर्क दे सके। ठीक, चलिए। तो अगर अल्फा की डायरेक्शन पूछा जाए तो वो ऐसे रोटेट होते हुए, तो इसका जो फाइनल होगा ऐसे रोटेट होगा और आगे की तरफ आएगा। ये हमारी रही सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में के, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आर आर कैंसिल आउट, यानी एफ आर की वैल्यू आ गई के एम आर। अब थर्ड इक्वेशन, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2 में, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के आई एफ आर इज इक्वल टू के एम, आर अल्फा की जगह पे ए। ठीक है, ये सिर्फ यही yes 3 sir इक्वेशन बनानी होती। मैं थोड़ा क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आऊंगा अच्छा खासा इसमें भी, लेकिन यही 3 इक्वेशन बनानी होती है, इससे ज्यादा बनता ही नहीं है। मतलब यही 3 टाइप की इक्वेशन बनती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं बनता। अब ये रहा फ्रिक्शन, इसको हमने दूसरी इक्वेशन और पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो है mg sin थीटा माइनस एफ आर। एफ आर की वैल्यू रख देते हैं ये, तो ये है के एम ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये इधर आया, यानी ये आया के प्लस 1 एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा।
ठीक है बेटा, Yes, sir. ये बेटा इतना से तो उधर ऐड होगा, एम एम कैंसिल आउट, देन एक्सेलरेशन आएगा आपका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के या के प्लस 1 जो भी लिख लो, तो 1 प्लस के, ये याद रहने के लिए सही होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। चलो, ये है एक्सेलरेशन, करिए कॉपी कीजिए। आया बेटा? यस, चलिएगा। अब देखो, सर एक मिनट। हाँ जी, बना? Yes, sir. सुनिएगा, अब एक नई मुसीबत आई, के की वैल्यू। अब सुनो, हमने दे दिया ऐसा, आई इज इक्वल टू मैंने दिया के एम आर स्क्वायर। अच्छा, कभी अगर मैंने क्वेश्चन में रिंग लिख के दिया होता, तो रिंग के लिए हम के की वैल्यू क्या रखेंगे? 1. 1। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, देन के की वैल्यू होगी 1। अच्छा, अगर डिस्क होता तो के की वैल्यू क्या होती? 1/2। सॉलिड स्फीयर तो 2/5, एंड होलो स्फीयर तो ये 2/3। ये वैल्यू पुट कर लें यहाँ, मतलब लिख लें आप। अब क्वेश्चन में चाहे जो भी शेप दिया रहे, के की वैल्यू हम लोग ऐसे रख देंगे। अच्छा, चले बेटा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि एक्सेलरेशन तो ये आया, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा होता, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 Fr इज इक्वल टू के एम ए। फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, तो के एम ए की वैल्यू है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, देन फ्रिक्शन फोर्स, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आएगा एम जी साइन थीटा के अपॉन 1 प्लस के। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। जी बेटा, अब अगर मैं ये पूछ लिया होता कि मिनिमम म्यू की वैल्यू बताएं फॉर प्योर रोलिंग, तो आप क्या लिखोगे? म्यू इंटू नॉर्मल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ रिक्वायर्ड, है ना बेटा? तो म्यू नॉर्मल फोर्स क्या था बेटा? ज्यादा हो रहा है या ठीक है ये? Yes, sir. वो
नॉर्मल है mg cos थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू fr, fr की वैल्यू ये पुट कीजिए तो ये mg sin थीटा k अपान 1 प्लस k, ये कैंसिल आउट, यानी म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k 1 प्लस k टाइम्स ऑफ tan थीटा। यानी ये जरूरी नहीं है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसी इंक्लाइंड प्लेन पे रिंग भी रोल करेगा, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा इन सब म्यू की मिनिमम वैल्यू पे। तो म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, या इतना भी होना चाहिए। किया कॉपी जी, सुन ले यहां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन वाला। इस पे जेई भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पे। सुनिएगा कैसा क्वेश्चन आया था, जेई ने 2 बार ये इसी पे पूछा था, सुन लेते हैं। बोला कि ये एक इंक्लाइनेशन दिया है थीटा, यहां से एक साथ 4 तरह के शेप को ड्रॉप किया गया, अलग अलग शेप थे, एक रिंग था, डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, चारों यहीं से एक ही पॉइंट से ड्रॉप किए गए। आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन आएगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, रोल करते हुए सबसे पहले यहां कौन आएगा, बताएंगे? सॉलिड स्फीयर। तो आप पहले ये बताओ एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसकी है, तो एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के। अच्छा, आप मुझे बताओ जिसके लिए के की वैल्यू सबसे कम होगी उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो के की वैल्यू लिखते हैं, रिंग के लिए 1 होता है, डिस्क के लिए 0.5 यानी 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 यानी 0.4, एंड ये 2/3 यानी 0.6। तो सबसे कम के किसकी है, सॉलिड स्फीयर की है। इट मीन सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, सॉलिड स्फीयर का होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर आएगा। अच्छा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आया, उसके बाद कौन आएगा यहाँ, डिस्क। डिस्क। तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ, बोले, हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। अगर इन चारों का एक्सेलरेशन का कंपेयर कराएं तो वो ये आएगा। जी बेटा, हाँ जी आया सर। जी। यस सर। अगला सुनिए। अच्छा, इसी में अगर मैं ये पूछ लिया होता, एक बार तो यही पूछा गया था, दूसरी बार जेई ने ये पूछा कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, म्यू 0 है। अब इन चारों शेप को यहां से ड्रॉप किया गया,
अब बताओ इस केस में पहले कौन आएगा? जब म्यू 0 होगा तब पहले कौन आएगा? सारे एक ही टाइम पे आएंगे। इस केस में सारे एक ही टाइम पे आएंगे, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन होता है जब म्यू 0 होता है तो एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है जी साइन थीटा। वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड जी पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो म्यू जब 0 होगा तो ये चारों शेप एक ही टाइम पे आएंगे। आया समझ या नहीं? यस सर। चलिए ध्यान में रखिएगा, ये लिख लीजिएगा वहीं पे। एक बार ये लिखें, जरूर ये क्वेश्चन लिखेंगे, म्यू को नॉन जीरो के बराबर करके ये लिखेगा, और यहीं पे स्टार बना करके लिखेगा इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन सबकी एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है बेटा, आइए सुनिएगा। यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं इस टाइप के। ये एंगल दिया 37, म्यू है नॉन जीरो। यहां से दो शेप को ड्रॉप किया गया, एक है सॉलिड स्फीयर और दूसरा एक ही पोजीशन से यहीं से ड्रॉप किया गया, वो भी सेम पोजीशन है बेटा, डिस्क। बोला गया ये पोजीशन ए है, पोजीशन बी, दोनों का पॉइंट ए से बी तक रोल करने का टाइम का रेशियो पूछा गया है। दो क्वेश्चन यहां से बनता है, एक तो टाइम का रेशियो पूछ लेगा, दूसरी बार वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा। तो आप लिखेंगे, ये बनाए डायग्राम, लिखे फाइंड टाइम टेकन बाय डिस्क, टाइम टेकन बाय डिस्क to reach at point A to B, to reach at point A to B in given figure। थोड़ा जल्दी जल्दी करें बेटा। टाइम टेकन बाय डिस्क टू रीच एट पॉइंट A to B in given figure। चलिए, तो जब एक्चुअल में पूछा गया था रेशियो, तो हम रेशियो के लिए इस लेंथ को L मान लेते हैं। आप भी इसका L लेकर के ही आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपसे रेशियो नहीं एक एक मैंने पूछा। चलिए, तो ये लेंथ L है अगर, तो आप डिस्क के लिए एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क क्या आएगा बेटा? तो आप लिखोगे जी साइन थीटा 1/k, यानी जी साइन ऑफ 37 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के की वैल्यू क्या होती है डिस्क के लिए? 1/2। 1/2। मैं कर देता हूं, फिर आप अगला कीजिएगा। तो ये डिस्क का आएगा जी इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 3/2, ये कैंसिल आउट, यानी 2g/5। ये एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क आया है ना बेटा। अब ए से बी तक के लिए हमें टाइम निकालना होगा, तो ये डिस्टेंस आपको पता है L। अब सेकेंड इक्वेशन लगा लो, S = ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। एस है L
इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 2g/5 इंटू t1 स्क्वायर। तो जब आप t1 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10l/2g, यानी t1 की वैल्यू आएगी √10l/2g। क्या आया समझ ये? यस Yes, sir. चलो, आप ऐसे ही टाइम टेकन बाय सॉलिड स्फीयर टू रीच एट पॉइंट ए टू बी लिखिए। आप अपने खुद से कीजिए जल्दी। रूट ऑफ 14l/3g। जी बेटा, आप क्या बोले? T2 अगर डिस्क के लिए बोले तो सर स्पेयर के लिए रूट ऑफ 14l/3g। 14l/3g। तो अगर रेशियो पूछा गया होता तो आप बता लेते। बाकी लोग भी ये चेक कर लें एक बार। हाँ जी बोले। Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। जैसे ये रोल करते हुए डिस्क की बात करें, अगर रोल करते हुए जब ये बी पे आएगा तो बी पे आते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो लिखेंगे आगे इसी में, वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट पॉइंट बी। चलिए, जी कोई बताएगा कैसे करें? थर्ड इक्वेशन लगा। जी, या तो थर्ड इक्वेशन लगा लें, या टाइम पता चल गया है तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी लगा लें। वैसे थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं आप। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है, इनिशियली वहां रिलीज किया गया था 2, एक्सीलरेशन है डिस्क का 2g/5 इंटू एल। तो ये आएगा आपका v² इज इक्वल टू 4gl/5, यानी v इज इक्वल टू √4gl/5। आया समझिए? यस सर। ऐसे ही Yes. क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्क का भी, स्फीयर का भी, आप कैलकुलेट कर पाएंगे? यस यस सर। और सुने थोड़ा, क्या बी पॉइंट पे एंगुलर स्पीड बता पाओगे आप? ओमेगा, एंगुलर स्पीड एट पॉइंट बी आप बता पाएंगे? लिखो, इसी में लिखो। अगर मैं पूछा होता एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क एट बी, तो क्या करते? बी पॉइंट पे उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती? तो बेटा प्योर रोल कर रहा है, आप जानते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। प्योर रोलिंग का केस में वेलोसिटी आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ये है √4gl/5 इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आया बेटा समझिए? यस सर। यस ओमेगा इज इक्वल टू 1/r √4gl/5।
अच्छा, कर लिया इतना कॉपी फरहाना? यस सर। बेटा आ रही है समझ सब? यस सर। चले, अच्छा अगर मैं इसमें ये पूछा होता कि काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी दो हो जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद रोलिंग में मैं बोलूंगा, बट अगर मैं ये सिर्फ पूछा होता कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एट पॉइंट बी, तो आप क्या बोलते? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क का अगर पूछा गया होता तो क्या बोलते? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया यहाँ, तो हाफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या ये सारे क्वेश्चन बना पाएंगे आप? यस सर। यस सर। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे। एक मिनट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इस पे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपको। जी बेटा, देखिए चैट बॉक्स देखिए। चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी बोलेंगे। थर्ड। एक बच्चे का थर्ड आया, और बाकी लोग भी ट्राई करें बेटा, थोड़ा जल्दी करें। आंसर देखता हूँ। थर्ड। सेक्शन ए। थर्टी फोर का थर्ड, यही है ना? यस सर। Yes, sir. 35, 35 बोले। जिसको डाउट है बताइएगा। 35 एंड 36 भी दोनों करने हैं। थर्टी फाइव
सर 0। 0। इसका भी थर्ड पार्ट है, ये तो अभी कराया भी था थोड़ी देर पहले भी, यानी सुबह की क्लास में शायद। आयान, यस सर। आया आपका 35। यस सर, थर्ड पार्ट। चलिए 36। थर्टी सिक्स। थर्टी फाइव। 35 मतलब कौन सा आंसर है? लास्ट पार्ट 36 का लास्ट पार्ट है जी, 36 का लास्ट पार्ट है। किसी को डाउट है तो बोलें आप। नो सर। चले, आप एक क्वेश्चन और थोड़ा मैं दे रहा हूं, घबराइएगा नहीं, बट ट्राई करेंगे, बन जाएगा ये। जैसे एनर्जी से भी ये हम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16। वैसे ये एनर्जी से कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, आप जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 16।
जी बेटा कर रहे हैं ट्राई आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। Yes, sir. जी सिक्सटीन आया किसी का? एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बहुत आसान हो जाएगा वो, बट इस बेसिस पे कोई बताएगा अभी? हेलो बेटा टाइम हो रहा है, जल्दी बोलें आप। 16 नंबर क्वेश्चन आया? सर क्या आया आंसर? यू हैव नुमान Yes, sir. आया कुछ आंसर आपका? चले देखते हैं। एनर्जी से ही आसान हो जाएगा, देखते हैं इसमें अगर जो हम मान के आपको दिखाया था, मैंने ये लिया था कि ये दोनों डायग्राम के लिए ऐसे लिया है। एक में हाइट एंगल निकालना है आपको। आंसर क्या है? जी बेटा सर आंसर ये है रूट 7 है सर, 7 आएगा। ये है 3 मीटर पर सेकेंड आया। और यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने मान लिया v1 या v ही है। ये एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंगल अगर कैलकुलेट करोगे, ये मान लो x और ये है आपका पहले केस में 30, दूसरे केस में भी ये x ही है और ये हाइट है 27। तो ये दोनों एंगल आप θ1 θ2 कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अगर ये θ1 है तो ये भी एंगल θ1 ही होगा और ये होगा 90 माइनस θ1, है ना बेटा? तो पहले वाले केस के लिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? आप एक्सेलरेशन होती थी g sin थीटा यानी sin 90 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k है, डिस्क है तो ये 1/2 ही आएगा। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2g/3 इंटू कॉस θ1 आया। ये पहले का एक्सेलरेशन होगा और दूसरे का एक्सेलरेशन आएगा 2g/3 इंटू कॉस θ2 आएगा। क्या बेटा आया ये समझ? हेलो Yes, sir. बेटा बस हो गया। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है। इनिशियल इसका 3 है, इसका मान लो v1, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो लिखो पहले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 3 या आप हाइट ही निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशन होगा इस तरह से, एनर्जी से बहुत आसान हो जाएगी। ये लेंथ है l पहले केस में, जो कि आएगा अंडर रूट ऑफ समथिंग, या थोड़ी कैलकुलेशन है मैं लिख रहा हूं यहां से। v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड
प्लस 2 एक्सेलरेशन है 2g/3 cos थीटा 1 इंटू ये लेंथ है अंडर रूट ऑफ x² प्लस 30 का स्क्वायर। क्यों बेटा आया ये? हेलो, Yes, sir. दूसरी के लिए हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, दोनों का सेम ही है। इनिशियल वेलोसिटी एक में आपने v1 पढ़ा, दूसरे के लिए 3 दिया ही था, तो यही v1 हमें कैलकुलेट करना है इनटू ये cos थीटा 2, और इसके लिए जो डिस्टेंस आया ये है x² प्लस 27 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है, सॉल्व करना है। cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से रखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो अगर हम वैल्यू रख के थोड़ा सॉल्व करें तो पहली वाली जो आएगी यहां से v² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4g/3 cos थीटा 1। cos थीटा 1 क्या आएगा इससे 30 अपॉन दिस वैल्यू, यानी 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 30 का स्क्वायर इंटू x² प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो v² आएगा ये 9 प्लस ये 10 यानी 40g आया बेटा। Yes, sir. अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो 9 प्लस 40g इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, यही हमें बतानी है, प्लस 2g 2 टाइम्स ऑफ 2g/3 cos थीटा 2 की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये आया 27 डिवाइडेड बाई x² प्लस 27 का स्क्वायर इंटू x² प्लस 27 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आया 9 टाइम्स, तो ये 9 प्लस 40g इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस ये 36g, है ना। इसको इधर लेके चले जाओ, यानी 9 प्लस 4g इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, देन v1 इज इक्वल टू 49, सॉरी अंडर रूट ऑफ 49, यानी v1 इज इक्वल टू 7। क्या ये ज्यादा टफ था? आया समझ ये आप लोगों को कि नहीं आया? Yes, sir. हम Yes, sir. एनर्जी से भी कर सकते हैं, इसके अलावा एनर्जी से भी कर सकते हैं। ये एनर्जी आपको मैं कराऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चन मैंने डाला इसी में, ये आकाश के एडवांस के मॉड्यूल है, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ठीक। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ये क्वेश्चन में जो मैंने अभी कराया? चलिए मैं एंड करूं मीटिंग। Yes, sir. चलो थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करें आप। अब ये भी कंप्लीट होने जा रहा है। अगर हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लेक्चर और है, लेकिन हम 1-2 लेक्चर पहले क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा, फिर आगे चलेंगे।